बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, विलियम शेक्सपियर के बाद अगर कोई दूसरा नाम जो इंग्लिश लिटरेचर में अपना एक मुकाम रखता है तो बिलाशुबा मार्क ट्वेन का है, कि जिसको फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर भी कहा जाता है। उसकी तहरीरें तंज़ो मिजाज से भरपूर होने के साथ साथ मुआशरे में होने वाली बुराइयों को भी तनकीद का निशाना बनाती थी। बेशुमार लोगों की तरह मैंने भी खुद को उसके कलम के सहर में मुब्तला पाया, लेकिन कुछ उसकी बातें जो पहले मेरे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल थी, बाद में समझ में भी आई और उन पर यकीन भी होने लगा। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि मैंने कभी अपने स्कूल या कॉलेजेस को ये मौका नहीं दिया कि वो किसी तरह से मेरे सीखने या आगे बढ़ने के अमल को मुतासिर कर सके। उसने मजीद कहा कि वो लोग जिनकी तालीम हासिल करने का सिलसिला सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक ही महदूद होकर रह जाए, वो उन लोगों को एजुकेटेड लोगों की फहरिस्त में शामिल ही नहीं करता। जी हाँ, यही वो बात थी कि जिसने मुझे अक्सर परेशान किया कि इतने बड़े और महंगे स्कूल कॉलेजेस फिर किस काम के, कि अगर यही आगे बढ़ने और कुछ सीखने की राह में रुकावट हायल करें। और इसी हकीकत के जानने की जस्तुजू में मैंने भी कुछ नया जाना जो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नाज़रीन, दौर जैसा भी हो, बिलाशुबा किताबों की अहमियत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, लेकिन मसला वहां पैदा होता है जहां पर तालीम और तरबियत और सीखने का सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस या किताबों को ही समझ लिया जाए। और ऊपर से हमारे मुआशरे के तालीमी निज़ाम पर अगर आप एक निगाह डालें तो शायद अभी भी हम उसी पुराने दौर का हिस्सा हैं जहां स्टूडेंट्स को पूरा साल किताबें याद करवा के एग्जाम वाले दिन इस चीज़ का टेस्ट लिया जाता था कि देखें कि किसको कितना याद रह गया, भले ही एग्जाम से एक हफ्ते बाद वो सब किताबी बातें भूल चुका हो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इंसानी दिमाग को कुछ नया सीखने या कुछ नया तख्लीक करने की बजाय किताबों की स्याही को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मकसद चीज़ों को स्टोर करना ही है तो इंसानी दिमाग ही क्यों, स्टोरेज डिवाइसेस भी तो मौजूद हैं जो आजकल हर साइज और हर शेप में दस्तयाब भी हैं। नाज़रीन, मुझे तकलीफ इन स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से नहीं है, मैं भी कभी इनका हिस्सा रह चुका हूँ। मुझे मसला इनके निज़ाम तालीम से है। तालीम और तरबियत का पता इंसान के रवैयों, रहन सहन, गुफ्तगू के अंदाज, बर्दाश्त, मुस्तकिल मिजाजी, मुश्किलात में ठीक फैसलों और खुद एतमादी से पता चलता है। अब आप ही बताइए कि किन स्कूल कॉलेजेस में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और किन स्कूल कॉलेजेस में ये चीज़ें निसाब का हिस्सा हैं। हमें सिखाया जाता है तो मैथमेटिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, केमिकल रिएक्शंस को परसीव करना, सीड की फ्रेगमेंटेशन को प्रोसेस करना। इंफॉर्मेशन की हद तक इन चीज़ों का पता होने में कोई मसला नहीं है, पर ये चीज़ें 80 to 90% स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में कहाँ अप्लाई होती हैं और उनको ज़िंदगी में कहाँ पर फ़ायदा देती हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है। फिर अगर चीज़ों को याद रखना ही ज़रूरी है तो इस जदीद दौर में सीखने के अमल में भी तो जिद्दत लाई जा सकती है। मसलन कैनेस्थेटिक लर्निंग, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए सीखा जाता है। ऑडिटोरी लर्निंग, यानी सुनकर चीज़ों को सीखा जाता है। टच लर्निंग, यानी चीज़ों को छूकर उनकी कॉम्प्लेक्सिटी समझी जाती है। और लर्निंग थ्रू स्टोरीज, यानी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक कहानी की शक्ल दी जाती है। हर बच्चे की अपनी अलग कोई खसूसियत होती है, अपनी अलग कोई ताकत होती है, गॉड गिफ्टेड कुछ एबिलिटीज़ होती हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम को उन खसूसियात को खोजने में वक्त लगाना चाहिए, बच्चे की उस ताकत को बुरे कार लाना चाहिए। इसीलिए ऐसा निज़ाम तालीम कि जिसमें सबको एक ही छड़ी से हाँका जाए, इसका सबसे बड़ा फेलियर है। अब ऐसे सिस्टम कि जहां पर क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर जोर हो, कुछ क्रिएटिव सीखने से ज्यादा अच्छे ग्रेड्स क्रिएट करने की फिक्र हो और मॉरल वैल्यू से बढ़कर ज्यादा नंबर्स की वैल्यू हो, उस एजुकेशन सिस्टम में मेरी स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही एडवाइस है कि अपने आप की खोज लगाएं, अपने आप को जानें, खुद से पूछें कि क्या पढ़ना अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है और कैसे सीखना अच्छा लगता है। आज कंपटीशन के दौर में जहां बस नंबर समेटने की रेस लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस रेस में पीछे रह जाने वाले खुद को स्ट्रेस, एंग्जाइटी और एहसास कमतरी में मुब्तला पाते हैं। और यही चीज अक्सर औकात नौजवानों में सुसाइड की एक बड़ी वजह बनती है। एक अदादो शुमार के मुताबिक इस दुनिया में कम बेश 8 लाख स्टूडेंट्स इसी स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से हर साल अपनी जान ले लेते हैं। तो क्या हुआ कि अगर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए या आप किसी इम्तिहान में फेल हो गए
اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کی دنیا ہی ختم ہو گئی یا اب آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے یا دنیا میں کچھ حاصل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ بیکار یا ناکارہ نہیں ہوتا۔ اگر مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو سکھانے کے طریقے میں، اگر اسے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اس میں اس اسٹوڈنٹ سے زیادہ قصور اس نظام تعلیم یا ٹیچر کا بھی ہے جو ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ہی بینچ مارک سیٹ کر دیتے ہیں، یہ سمجھے یا جانے بغیر کہ تمام اسٹوڈنٹس ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہر کسی کی اپنی کچھ ہڈن کوالٹیز ہوتی ہیں، ہر کسی کی اپنی کچھ ویکنیسز ہیں، اور ایجوکیشن سسٹم کا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ بچے کی خوبیوں اور اسٹرینتھ کو یوٹیلائز کریں اور اس کی ویکنیس کو دور کریں۔ ورنر وان بران، جس نے راکٹ ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرایا تھا اور آج اس کی وجہ سے لوگ چاند تک کا سفر کر پاتے ہیں، وہ 2 بار اپنی میتھس کی کلاس میں فیل ہو چکا تھا۔ مائکروسافٹ کا بانی بل گیٹس ہارورڈ یونیورسٹی کا ڈراپ آؤٹ تھا، اور پچھلی صدی کا مشہور سائنسدان تھامس ایڈیسن اپنی سننے کی صلاحیت سے بالکل محروم تھا۔ لیکن پھر بھی ایسے حالات اور مشکلات کے باوجود یہ لوگ آج دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں بہت آگے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی کسی اسٹرینتھ، کسی خوبی کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ ہر کسی کا وجود اپنے اندر بہت سے راز رکھتا ہے، ان کو کھوجنا ہی اصل کام ہے، خود کو جاننا ہی کام ہے۔ پھر دنیا کا کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ بس آپ سیکھیں، آگے بڑھیں، اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو چیلنج کریں، اور وہ کریں کہ جس میں آپ کا من لگتا ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ کیونکہ کچھ بھی سیکھنے میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، بس سیکھنے کے لیے اس سسٹم پر ہی ڈیپینڈ نہ کریں، خود ذمہ داری اٹھائیں، خود کو سیکھنے کے عمل کا حصہ بنائیں، زندگی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی، اور آپ کو کسی ایسے ایجوکیشن سسٹم کہ جو آپ کو قید کرے اور آپ کی رکاوٹ بنے کا سہارا لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔